जय हिंद साथियों, मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का सफलता परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लगातार क्लासों को भी देख पा रहे होंगे। कुछ कभी कभी आप आलस भी दिखाते हैं, वो भी आलस भी निरंतर आप दिखा भी पा रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, दो राय नहीं है। अच्छा, बात की जाए इससे पहले जब हमने क्लास में अंतिम प्रश्न को देखा था तो प्रश्न क्या था हमारा, कुछ मतलब एक टाइप ये था कि मैंने आपसे पूछा था कि जैसे हम आपके सामने गांव वर्ण है, गांव वर्ण का उच्चारण स्थान, गांव वर्ण का उच्चारण स्थान जब मैंने आपसे पूछा था कि साहब गांव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपके ऑप्शन में। मैंने यदि आपके ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में क्या है, कंठ है, तो कंठ मारिएगा। यदि आपके ऑप्शन में इसके साथ नासिका आ जाए, अकेला नासिका आ जाए तो भैया अकेले नासिका को मारिएगा। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, क्या आ जाए, यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तब आपको वरीयता किसको देनी चाहिए, नासिका को देनी चाहिए। बात क्लियर है? किसको वरीयता देनी चाहिए साहब, नासिका को क्या देनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। यदि मैं इससे बात करूं कि भाई इसके स्थान में कोई और वर्ण हो, जैसे गा हो, गा के बाद या हो, चाहे माँ हो, चाहे वो आपका ना हो, चाहे वो आपका ना हो, ये ऐसे वर्ण हैं जो अपने साथ साथ जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ के साथ साथ नासिका में भी अपनी वरीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, चलें भाई, इसके आगे चर्चा हम कर रहे थे वर्ण की। और ये वर्ण जो पढ़ रहे थे, वर्ण दो प्रकार का था। हमने ये भी जाना था कि वर्ण कितने प्रकार का था आपका, दो प्रकार का। ये जो दो प्रकार का वर्ण है, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, एक बताया था स्वर, कौन सा बताया था, स्वर, और एक बताया था मैंने आपको व्यंजन। एक हो जाएगा स्वर और एक हो जाएगा आपका व्यंजन। भाई स्वर के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, स्वर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं, काफी सारी इसमें वो थे, आधार थे, उन सभी भेदों को हमने पढ़ा। अच्छा, बात की जाए कि भाई व्यंजनों की, इसके बीच में हमने उच्चारण स्थानों को भी जाना, क्योंकि व्यंजन को पढ़ते समय कुछ उच्चारण स्थानों की आवश्यकता पड़ेगी बार 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 बार, तो बेहतर होगा कि उनको जान ही ना लिया जाए पहले, इसलिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा, उच्चारण स्थानों को जाना। आज हम पढ़ते हैं सब व्यंजनों के बारे में। ये व्यंजन क्या होते हैं साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन क्या है तो आप क्या कहेंगे, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की यदि परिभाषा की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा आपसे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता ली जाती है। क्या ली जाती है साहब, स्वरों की सहायता ली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, उन्हें कहेंगे हम, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अगर उन्हें व्यंजन कहते हैं तो एक बात बताओ भाई, व्यंजन होते कितने हैं। अगर व्यंजन होते हैं तो ये बताओ व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, व्यंजन के प्रकार कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। अगर इसकी मैं चर्चा करूं कि देखो, व्यंजनों की मैंने आपको बताई थी, व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन के प्रकार की अगर बात कभी की जाए तो आप क्या कहेंगे, व्यंजनों के प्रकार के बारे में अगर मैं कभी बात करूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि व्यंजन के प्रकार कहो या भेद कहो, कितने भेद हो जाएंगे साहब। देखो, ये हमें जो प्रकार पढ़ने को मिलते हैं, वो एक प्रकार पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है साहब, स्पर्श व्यंजन। देखो साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी साहब, क्लियर है, साफ, हाँ ठीक है साहब। चलो, एक कौन सा हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। नंबर दो की अगर बात की जाए तो एक हो जाता है जिसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा है साहब, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के बाद अगर बात की जाए तो एक हो जाता आपका कौन सा, ऊष्म व्यंजन। और जो मेरे भाई ऊष्म व्यंजन है ना, उसी का दूसरा नाम क्या है, उसी का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है। क्या नाम है,
संघर्षी व्यंजन भी इसी का दूसरा नाम है। अगर बात की जाए इसके बाद नंबर चौथे पे कौन सा आ जाएगा, एक मिल जाता है आपको संयुक्त व्यंजन। कौन मिल जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजन के बाद अगर बात करें तो और कौन कौन से व्यंजन मिल जाएंगे आपको, हाँ और भी ढेर सारे व्यंजन हैं जिनमें एक पांचवें प्रकार का व्यंजन आपको मिल जाएगा। जैसे हम कहेंगे द्विगुण व्यंजन कह दो भाई, ये इसको या तो ताड़न जात कह दो या द्विगुण कह दो या उच्छिप्त व्यंजन कह दो, किसी एक का भी नाम ले दिया जाए तो आप समझ जाना कि ये इन्हीं व्यंजनों की चर्चा हो रही है। देखो भाई अलग से मैं अभी आपको आगे बढ़ाऊंगा कि द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, इनके और भी अन्य नाम बताऊंगा, अभी आप सामान्यतः समझते जाएं। एक प्रकार का व्यंजन हमें पढ़ने को मिलता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का हो या विदेशी व्यंजन, देखो जब भी कभी हमें आगत शब्द सुनाई दे, जब भी हमें क्या सुनाई दे, आगत शब्द सुनाई देता है तो समझ जाना, जब भी आगत सुनाई देगा तो ये तय कर लेना कि वो शब्द या कोई वो वर्ण किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आया हुआ है। वह वर्ण क्या है, अन्य भाषा से हमारी भाषा में आया हुआ है। सातवां प्रकार हमें कौन सा मिल जाता है, एक मिल जाता है सब आपको अनुनासिक व्यंजन। कौन सा मिल जाता है, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन की अगर बात की जाए तो इसके बाद कौन सा मिल जाएगा भाई, एक टाइप आपको मिल जाएगा, नंबर 8 की बात करें, एक टाइप आपको देखने को मिलता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या मिल जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो हमें यहाँ जो मिलते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, 8 टाइप देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना हिंदी में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए व्यंजन के प्रकार तो सामान्यतः हम जब भी बात करते हैं वो कितने हमारे प्रकार होते हैं, व्यंजन के प्रकार बराबर 8। हिंदी में 3 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका उत्तर हमेशा क्या होता है, 8 होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है व्यंजन के प्रकार कितने हैं तो आपका टाइप उत्तर क्या हो जाएगा, 8। लेकिन यदि आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है तो कारकों की संख्या भी मेरे भाई कितनी होती है, कारकों की संख्या भी हमारी कितनी होती है, 8 ही होती है। और एक आपका पूछा जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने कितने होते हैं भाई, वो होते हैं 8 टाइप के, 8 प्रकार के होते हैं आपके। तो वहां पर भी आपका उत्तर क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछता है और 8 उत्तर रहता है तो ये 3 प्रकार के प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हमेशा क्या होता है, 8 ही आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे चर्चा की जाए। इसमें आगे हम चर्चा करने से पहले समझ लें कि भाई सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पर्श व्यंजन। चलो भाई स्पर्श व्यंजन की चर्चा करते हैं। और स्पर्श व्यंजन में जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। देखो नंबर 1 की हम बात करें स्पर्श व्यंजन क्या है तो आप ये कहेंगे स्पर्श व्यंजन की बात अगर बात की जाए कि स्पर्श व्यंजन है क्या, पहले तो ये समझ लो स्पर्श व्यंजन। भाई स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समझ लो। जब भी हम कभी वर्णमाला की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, वर्णमाला की, तो हम जहां से व्यंजनों का प्रारंभिकरण करते हैं, व्यंजनों को प्रारंभ करते हैं यहाँ से का से, का खा गा घा और गा। इसके बाद क्या आएगा, चा छा जा झा या, क्या आएगा या। उसके बाद क्या आएगा, टा ठा डा ढा णा। इसके बाद ता था दा धा ना। इसके बाद पा फा बा भा और मा। ये हमारे जो 25 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन। समझो भाई ऐसे व्यंजन जिन व्यंजनों के बोलने में, ऐसे व्यंजन जिन व्यंजनों के बोलने में हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, वो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों क्या करती है, स्पर्श करती है, उनको छूती है, वह वर्ण क्या कहलाएगा, आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई ये अगर बात की है कि यहां से लेकर के यहां तक के जो वर्ण हैं वो आपके क्या कहला रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहला रहे हैं, स्पर्श व्यंजन कहला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हीं वर्णों को, इन्हीं 25 वर्णों को और भी अन्य नाम से जाना जाता है। लेकिन अन्य नाम जानने से पहले उसकी कुछ गहराइयों को समझ लो। कि गहराई क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि का खा गा घा गा, इन पूरी लाइन को बार बार ना बोल करके, बार बार ना कह करके मैं एक शब्द में कह दूं मेरे भाई का वर्ग।
क्या कह दूं, का वर्ग कह दूं, तो आप समझ जाएंगे कि जब भी मैं का वर्ग कहूंगा तब इस लाइन की बात हो रही है। कौन कौन वर्णों की बात हो रही है, किन किन वर्णों की, का खा गा घा गा की बात हो रही है। फिर मैंने कहा अगर आपको चा छा जा झा या कहना हो तो आप ये कहेंगे कि इसको मैं कहूंगा चावर। क्या कहूंगा भाई, चावर। लेकिन आपके मन में अब ये प्रश्न बन रहा होगा कि आप अपनी इच्छा से कैसे वर्गों का नाम रख रहे हैं। देखो मैं अपनी इच्छा से नहीं रख रहा हूं, आप खुद सोचो और स्वयं समझो कि इसकी स्टार्टिंग किससे हुई, इस लाइन की स्टार्टिंग का से, इस लाइन की स्टार्टिंग किससे हुई है, चा से। जिस वर्ण से जिस लाइन की स्टार्टिंग हो उस वर्ण से ही उस वर्ग का नाम पड़ जाता है। तो मुझे बताओ इस वर्ण का नाम क्या होगा, इस वर्ण का नाम है टा, तो पूरी लाइन का नाम क्या पड़ जाएगा, तो हम कहेंगे इसको टावर्ग। इसका पहला वर्ण क्या है, ता, तो इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे, तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ता था दा धा ना। टावर्ग में टा ठा डा ढा णा। अगर आपसे पूछे पा फा बा भा मा को कहने के लिए किस वर्ग की आवश्यकता होगी, तो आप जवाब देंगे इसको कहने के लिए मुझे पा वर्ग की आवश्यकता होगी। बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। मेरे पास हिंदी में वर्ग कितने हैं, 5। ध्यान समझना, जब भी आप आगे की चीजों को पढ़ते हैं और ये छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना, वर्ग हिंदी में वर्ग कितने होते हैं, तो आप सच्ची माने इस बात को कि हमें खुद समझ में नहीं आता ये किस वर्ग की बात कर रहा है। क्योंकि वर्ग वर्ग सुनते सुनते में वर्णमाला में याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि वर्ग क्या था। तो ध्यान रखना जब भी आपसे वर्ग पूछा जाए तो ये 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा 5, लेकिन एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5। और 5 वर्गों में कुल वर्णों की संख्या, तो आप कहेंगे पचम 25, 25 वर्ण हो गए। तो मैंने कहा कि एक वर्ग में कितने, 5, तो कुल वर्गों में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 25 हो जाएगी। क्लियर है बात। इसका मतलब मैं इन वर्णों को और क्या नाम दे सकता हूं, इन वर्णों को कहते हैं साहब वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। किन को कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इन्हीं 25 वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों को वर्गों में बांटा जा सकता है, वर्गों में बांटा जाता है, ऐसे वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर है भाई बात, आगे चला जाए। अब देखो यहां से समझने वाली बात कुछ और भी है। हमें पता है कि इसके आगे की जो श्रृंखला है, आगे की जो श्रृंखला है कि भाई इसके आगे जो वर्ण है वो कौन कौन से, या है, रा है, ला है और इसके बाद एक वा है। इसके बाद देखें तो एक शा मिल जाता है, शा ऐसे मिल जाता है, सा मिल जाता है और एक हा। ये हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर 33 व्यंजन हो गए। तो मैं आपसे ये पूछूं भाई यार अलावा ये चारों क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे ये कहलाते हैं साहब अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये जो 4 हैं श स स ह, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। बात समझ पा रहे हैं ना, इनको कहा जाएगा ऊष्म व्यंजन। अब देखो मैंने यहाँ केवल स्पर्श व्यंजनों की चर्चा की है, इसलिए मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बता दिए। लेकिन इनकी चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि यहाँ हम जो पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजनों में भी हम आगे देखते हैं कि एक टाइप मिलता है आपको, एक टाइप मिलेगा आपको। क्या टाइप मिलेगा, आपसे पूछेगा कि घोष, घोष का मतलब क्या हो जाएगा, कंपन। कंपन मतलब घोष के आधार पर किसके भेद, वर्ण। और जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घोष या कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा मेरे भाई ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से होते हैं साहब, ये जो होते हैं होते कौन कौन से हैं, तो इसमें एक वर्ण मिलता है आपको, एक मिल जाता है सघोष वर्ण। कौन सा मिल जाता है भाई, सघोष वर्ण। और एक पॉइंट मिल जाता है आपको अघोष वर्ण। क्या मिल जाता है, अघोष वर्ण। लेकिन समझने वाली बात एक और मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है सघोष नाम ना देकर वो केवल घोष दे देता है। जब भी वो घोष की बात करेगा तो वो घोष का मतलब वो सघोष की ही बात कर रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। हमें तो किस बात का गम है। क्लियर है ना।
अब मैंने पूछा आपसे कि भाई सघोष वर्ण अघोष वर्ण क्या होंगे, सघोष वर्ण वे वर्ण होंगे जिनमें, देखो समझ लो ना, ये शब्द भी अपने आप बता रहा है। घोष का मतलब क्या है मेरे पास, कंपन। घोष का मतलब क्या हो जाएगा, कंपन। और सा मतलब सात, सा जो अर्थ, जो जिस अर्थ में लिया गया है वो शब्द क्या है आपका, सात अर्थ में। अब सा शब्द वर्ण जो है, सा जो यहाँ पर वर्ण प्रयोग किया गया है वो सात अर्थ में लिया गया, तो हम ये कहेंगे जो कंपन के साथ हो वो क्या होगा, आपका सघोष वर्ण होगा। लेकिन मैंने कहा घोष का मतलब क्या भी बताया मैंने आपको, कंपन। और मैंने कहा कि आ का जो आ जो अर्थ किस अर्थ में लिया गया है यहाँ पर, नहीं अर्थ में। देखो ध्यान देना, मैं आपको बता दूं उपसर्गों का अर्थ नहीं होता। मैं आज आपको फिर से बता दे रहा हूं उपसर्गों का अर्थ नहीं होता। अगर नहीं होता तो किताबों में एक साइड में उपसर्ग, बीच में अर्थ और आगे उपसर्ग युक्त शब्द क्यों दे रखे होते हैं, उसका भी एक कारण है। जब हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने माइंड में सेट रखिएगा इस क्वेश्चन को कि क्यों नहीं होता, होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा कब कैसे क्या होगा। जब होता है तो क्यों नहीं होता ये भी समझेंगे, बहुत सारी चर्चा है आगे, लेकिन विस्तार से चर्चा करने के बजाय मेन मुद्दा है हमारा सिलेबस पे। सिलेबस पर ध्यान रखते हुए फिर आगे साथ में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दो बीच में एक दो क्वेश्चन उठते रहेंगे, उनको हम समस्या का समाधान करते रहेंगे भाई, ठीक है। आगे देखो, इसमें आगे हम क्या समझ रहे थे कि सघोष वर्ण क्या हो जाएंगे कंपन के साथ, और अघोष वर्ण क्या हो जाएंगे जिनमें कंपन नहीं होता, जिनमें कंपन नहीं होता। अब समस्या आई भाई हमें कैसे पता चला कि सघोष वर्ण कौन सा होगा, अघोष वर्ण कौन सा होगा। आपको कुछ नहीं करना भाई, करना कुछ नहीं है। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ सघोष वर्ण कौन सा होगा और अघोष वर्ण कौन सा होगा। देखो भाई, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण की जब भी बात होगी तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए, देखो यहां से जब भी मैं बात करता हूं कि सघोष और अघोष की, तो इस बात को आप मद्देनजर रखेंगे कि देखो ये आपकी पहली लाइन, पहली लाइन कहां तक है ये भी ध्यान रखना, ये गई ये वाली लाइन, और इससे ऊपर ऊपर मतलब 25 वर्णों को बांट रहा हूं मैं, और ज्यादा को नहीं बांट रहा हूं, 25 वर्णों को बांट रहा हूं। देखो का चाटा था पा, पहली लाइन है। ये क्या रही आपकी दूसरी लाइन रही, ये आपकी कौन सी लाइन है तीसरी, ये रही आपकी चौथी लाइन, और ये रही आपकी पांचवी लाइन, ठीक है। ये रही आपकी पांचवी लाइन। आपको क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन के जो वर्ण है, ये वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, ये वर्ण कहलाएंगे मेरे भाई अघोष वर्ण। क्या कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई और इसके साथ कुछ और भी व्यंजन आएंगे, बिल्कुल आएंगे साहब। क्या आएंगे, और जो व्यंजन आएंगे वो आएंगे मेरे भाई सघोष, सॉरी अघोष में और कौन कौन से आ जाएंगे आपके, श श सा, तीनों ही सा आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अघोष वर्ण। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ मेरे भाई, जो भी बचा, अब जो बचा वो क्या बचा। अरे मेरे भाई मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, घबराओ मत, घबराओ मत, चीजें बहुत सरल हैं, बस समझने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए, बुलंदियां छूने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए, और वो आपको लेना ही पड़ेगा। आपके अंदर जज्बात होने ही होंगे। देखो भाई, यार अलावा हाँ, तो मैंने कहा यार अलावा हाँ, ये क्या है आपके, ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे साहब सघोष वर्ण। कौन से हो जाएंगे, सघोष वर्ण। और ये तीसरी चौथी पांचवी लाइन के जो वर्ण है वो क्या हो जाएंगे आपके, सघोष वर्ण। क्या हो जाएंगे, सघोष वर्ण। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है, मैंने पूछा आपसे कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि भाई सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो मैं एक शब्द में ये कह सकता हूं, एक लहजे में, वही जिनमें क्या होता है, ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्र मतलब कंठ तालु जिह्वा मूर्धा, ये सभी क्या होते हैं, स्वर तंत्री होते हैं। स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। और जिन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे साहब, उसे हम कहेंगे अघोष वर्ण, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि इनमें अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो पहले भीड़ को मत देखो, कम देखो, कम वाले कौन कौन से, पहला और दूसरा और तीनों सा। तो मैं ये कह सकता हूं एक बात, एक लाइन में, कि भाई अघोष वर्ण जो हैं इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीनों सा,
पहला पहला दूसरा तीनों सा, पहली लाइन दूसरी लाइन और तीनों सा जो वर्ण है वो किस में आएंगे आपके अघोष में। पहली लाइन बोलो एक बार, मुंह से बोलते रहना, धीरे धीरे बोल पाओगे तो अच्छा होगा, फायदेमंद रहेंगी चीजें। पहली लाइन ऐसे ही बोलना है, पहली लाइन दूसरी लाइन तीनों सा, पहली लाइन दूसरी लाइन तीनों सा क्या होंगे आपके अघोष वर्ण होंगे। लेकिन मैंने पूछा बचा क्या, बचा आपका तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन यार अलावा हा, ये सभी क्या होंगे आपके सघोष। तो मैंने कहा भाई इसमें देखो ये बचा क्या, पहली लाइन दूसरी लाइन को छोड़ दो तो क्या बचा इसमें, एक तो तीसरी लाइन बची, एक चौथी लाइन बची, एक पांचवी लाइन बची, फिर क्या बचा इसमें बचा और या वा रा ला और हा, क्योंकि शासा सा तीनों यहां से आ गए, वहां से उसमें गया और हा यहां पर आ गया। तो ये जो बचे आपके, ये क्या बचे आपके, जो भी बचे वो क्या है आपके सघोष वर्ण होंगे। क्या होंगे भाई, सघोष वर्ण होंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अगर किसी प्रश्न का कोई उत्तर आपको जानना है या कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपकी कमेंट का जो जवाब है, आपका प्रश्न का जो जवाब है वो आपको बखूबी दे दिया जाएगा। चलें भैया आगे। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई घोष मतलब कंपन के आधार पर जो मेरे पास वर्ण है वो क्या है, दो प्रकार के, सघोष और अघोष। एक बात बताओ, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण होता है मेरे पास दो प्रकार का, या तो कोई स्वर होगा या फिर क्या होगा मेरे पास कोई व्यंजन होगा। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या मैंने यहाँ स्वरों को बांटा है, नहीं बांटा ना। इसका मतलब ये है अभी तो मैंने केवल व्यंजनों का बंटवारा किया है। किसका बंटवारा किया है, व्यंजनों का बंटवारा किया है, स्वरों का बंटवारा नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे छात्र किया सरा, इनको भाई इनको हटा दो साइड। तो जो स्वर है हमारे वो सभी स्वर यहाँ पर कहां पर आ जाएंगे, जो स्वर है हमारे वो कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे यहाँ सघोष। कहां पर आ जाएंगे भाई, जो सभी स्वर होंगे वो कहां पर आ जाएंगे आपके सघोष वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है साहब, कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहिएगा और हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे आप क्या समझाना चाह रहे हो या क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। अगली बात क्या है साहब, ये तो रही घोष के आधार पर। अब मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा कि अगली बात जो आ रही है वो आ रही है प्राण। प्राण का मतलब क्या है, प्राण का मतलब है मेरे भाई वायु। प्राण का मतलब क्या है, वायु। प्राण मतलब वायु के आधार पर, प्राण मतलब वायु के आधार पर वर्ण, वायु के आधार पर, वायु के आधार पर जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से हैं साहब, कितने प्रकार हैं उनके। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्राण मतलब वायु के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो मेरे पास कितने टाइप हैं, उसके दो। कौन कौन से दो टाइप हैं, इसके भी दो टाइप हो जाएंगे भाई। कौन कौन से दो टाइप हो जाएंगे, एक मिल जाता है आपको कौन सा, अल्प प्राण। कौन सा मिल जाता है, अल्प प्राण वर्ण। एक मिल जाता है आपको कौन सा, महाप्राण वर्ण। कौन सा मिल जाता है, महाप्राण वर्ण। एक है मेरे पास अल्प प्राण वर्ण और एक है मेरे पास महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण में बहुत बड़ा अंतर नहीं, बहुत आसानी से समझो। आसानी से ये समझो, अगर आप किसी हिंदी के शब्द पर ध्यान देंगे तो शब्द का जो अर्थ है वो अपने आप निकलने लगता है। कैसे निकल रहा है, देखो ऐसे निकल रहा है। मैंने कहा अल्प का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे अल्प का मतलब होता है मेरे भाई कम। क्या होता है, कम। और मैंने अभी आपको बताया कि प्राण का मतलब यहाँ क्या लिया गया है, प्राण का जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है वायु। तो मैंने कहा कि जिन वर्णों के बोलने में, जिन वर्णों के बोलने में कैसी कितनी वायु निकले, कम वायु निकले। कितनी वायु निकले, कम वायु निकले, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। फिर मैंने कहा ये महा मतलब यहाँ हो जाएगा ज्यादा, महा मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैंने पूछा कि यहाँ महा मतलब हो गया ज्यादा, प्राण का मतलब क्या हो जाएगा, वायु। जिन वर्णों के बोलने में, जिन वर्णों के बोलने में कितनी वायु निकले, ज्यादा वायु निकले। कितनी वायु निकले, ज्यादा वायु निकले, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण वर्ण। महा मतलब अधिक, ज्यादा, ज्यादा वायु निकले वो क्या कहलाएंगे आपके महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक, चलें वही आगे। आगे क्या कह रहे हैं ये, अच्छा अल्पप्राण महाप्राण इसको बंटवारा कर लिया जाए भाई। देखो एक बार यहां से बंटवारा करने की कोशिश करते हैं भाई, एक बार ये नोट कर लेना, ठीक है। देखो
इसको हटाते हैं, देखो ये रहे आपके ये वही व्यंजन है, इनका हमें बंटवारा करना है। कैसे बंटवारा करना है समझोगे, इनका बंटवारा ऐसे करना है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, महाप्राण और अल्प प्राण वर्ण। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे महाप्राण और प्राण क्या होते हैं, ये भी जानते होंगे। देखो भाई जानते सब हैं, लेकिन बस एग्जाम में आपको याद आ जाए चाहिए, तो वो उससे ज्यादा बेहतर आपको कुछ नहीं होता। हमें पता है कि पहली लाइन, कौन सी लाइन, पहली लाइन, पहली लाइन स्पर्श में कहा गया, अंतस्थ है क्या, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन के वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, अल्प प्राण वर्ण। क्या कहलाएंगे भाई, अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन सी, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन के वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। लेकिन यदि मैंने आपसे पूछा और अल्प प्राण भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। ये जो आपको चार दिखाई दे रहे हैं ना, यार अलावा हा, ये सॉरी यार अलावा, ये भी हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ये भी हमारे कहलाएंगे अल्प प्राण वर्ण। कौन से कहलाएंगे, अल्प प्राण वर्ण। कौन से, यारा लावा, यारा लावा क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। इसके बाद मैंने पूछा जो बचा, जो बचा को चाहे वो इधर ले आओ भाई, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, जो सम संख्या वाली लाइन है, दूसरी लाइन और चौथी लाइन वाली, वो कहाँ आ जाएगी आपकी, ऐसे लाइन के वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। फिर मैंने पूछा इसके बाद जो भी बचा, क्या बचा भाई आपके पास, शा सा सा हा, क्या बचा, शा सा सा हा बचा। ये वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। कोई दिक्कत, देखो किसी भी चीज को आसानी से समझो, आराम से समझो। मुझे पता है आज आपकी खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि सगोस सगोस भी हो गए यही, और यही क्या हो गया, अल्पप्राण महाप्राण हो गए। चिंता मत करो, मैं अभी आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, एकदम आराम से निश्चिंत रहे आप, घबराओ मत। घबराओगे तो जो चीज आ रही है वो भी चली जाएगी। मेहनत करो, आगे चीजों को समझो। मैंने आपसे पूछा कि भाई पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, यही तो आपको मिलाया था किसमें, अल्पप्राण में। तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्पप्राण में जिन वर्णों को मैंने रखा था वो वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप ये कहेंगे अल्पप्राण में मैंने रखा था पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन के वर्ण। कौन कौन से, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन के वर्णों को मैंने कहा रखा था, अल्प प्राण में रखा था। फिर मैंने कहा इसके साथ साथ और क्या रखा मैंने, इसके साथ साथ जो रखा वो रखा मैंने यारा लावा। क्या मैं इसको अंतस्थ ना कह दूं डायरेक्ट, भाई समझ जाएंगे ना, यारा लावा ना कह के मैं अंतस्थ कह दूं तो भी तो आप समझ जाएंगे। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों को रखा, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि दूसरी लाइन, कौन सी लाइन, दूसरी लाइन और पांचवी लाइन, और सॉरी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, सम संख्या वाली ना, दूसरी लाइन और चौथी लाइन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, ऊष्म व्यंजन और दूसरी लाइन चौथी लाइन। अरे डायरेक्ट मैं ये कह दूं 24 ऊष्म, बात समझ पा रहे हैं, क्या कहूंगा इसको मैं, 24 कम लोग याद रखो, कम लोग ध्यान रखो, बाकी सभी क्या है, दूसरा तो पॉइंट हो ही जाएगा। कौन सा है, चार पांच भेद है, दो भेद है, एक को पकड़ लो, दूसरा तो अपने आप हो ही जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, महाप्राण को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, महाप्राण को ध्यान रखना है। महाप्राण में क्या है, दूसरी लाइन, चौथी लाइन, उस, दूसरी लाइन, चौथी लाइन और उस, 24 रूप में जो होंगे वो क्या होंगे आपके, महाप्राण होंगे। बाकी बचे कुछ क्या होंगे आपके, महाप्राण को छोड़ करके अल्प प्राण में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ यहां जो स्वरों का बंटवारा किया जाए, किसका बंटवारा, स्वरों का बंटवारा किया जाए, वो स्वर किस कैटेगरी में, मतलब अल्प प्राण में रखेंगे या महाप्राण में, अल्प प्राण में रखेंगे या महाप्राण में, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे बताओ, किस साइड में रखा जाए स्वरों को। तो देखो मेरे भाई, मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, आप ना कभी कभी बातों को सुन भी लिया करो, ध्यान से समझा भी करो। मैंने अभी आपसे बोला कि दूसरी लाइन, चौथी लाइन और उस व्यंजन को छोड़कर वर्णमाला में जितने वर्ण बच रहे हैं, मतलब जो भी स्वर बच रहे हैं वो सब हमारे कहाँ हैं, अब स्वरी तो बच रहे, जो भी स्वर बचे वो सब हमारे कहाँ आ गए, हमारे अल्प प्राण में आ गए। तो सभी जो स्वर हैं वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे अल्प प्राण में। अब ये तो एक हो गया कि आप इनको ध्यान रखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
हम याद नहीं रख पाते चीजों को, याद नहीं रख पाते तो बहुत सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं। चलो दूसरा एक तरीका देखते हैं, अंग्रेजी वाले लोग खासकर देखना भाई, अंग्रेजी वाले लोगों के लिए है क्योंकि उनको बेचारों को हिंदी में बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हैं? उनको बेचारों को हिंदी में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखता हूँ यहाँ भी सुबह से लेके शाम तक जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं उनको अगर हिंदी पढ़ाना होता है, हालांकि वो पढ़ते हैं मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है जब वो कोशिश करते हैं, देखकर अच्छा लगता है। ठीक है, चलो हम यहाँ देख रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मैंने अभी कहा था अल्पप्राण महाप्राण में और क्या क्या चीज आ जाएंगी। देखो एक बार अल्पप्राण महाप्राण में और किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, समझने का तरीका मैं और भी बताता हूँ भाई आपको। देखो मेरा काम है भाई चीजों को सरल करना, सरल करता रहूंगा, है चीजें आपकी समझ में आती रहे और सरल होती रहे, इससे बढ़ के अब मुझे क्या हुआ, एक तरीका आपके लिए ये है। अच्छा अंग्रेजी वालों के लिए खासकर भाई सावधान हो जाओ अंग्रेजी वालों, हालांकि हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी वाले भी कभी बेचारे भूल जाते हैं तो उनके लिए भी। ये बताओ का को आप कैसे लिखते हैं, के ए, खा को कैसे लिखते हैं, के एच ए, गा को कैसे लिखते हैं आप, जी ए, घा को कैसे लिखते हैं आप, जी एच ए, मतलब ऐसे करके आप देखेंगे तो जो भी आपकी दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, ये दूसरी लाइन कहें तो महाप्राण वाली लाइन, और चौथी लाइन मतलब कहें तो महाप्राण वाली लाइन, इन दोनों ही वर्णों में, इन दोनों ही लाइनों में किसका प्रयोग होगा, एच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एच का प्रयोग होगा। और जहां जहां एच का प्रयोग होगा वो क्या क्या हो जाएंगे आपके महाप्राण। लेकिन बात को पूरा सुन लेना, अभी आप एक साथ नहीं कह सकते, बात को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने कहा कि महाप्राण तो आपके ये भी होते हैं, कौन से वाले, शा सा सा हा, भाई सा 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 हा भी आपके महाप्राण होते हैं, लेकिन एक वर्ण अपवाद है। एक वर्ण क्या मानेंगे आप, अपवाद। एक वर्ण कौन सा अपवाद आ गया भाई, एक वर्ण जो अपवाद आ गया वो ये आ गया, ये वाला जो सा है ना, ये वाला भाई, ये वाला जो सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस सा को बोलने में एच का प्रयोग, एच का प्रयोग नहीं होता, इस सा को बोलने में एच का प्रयोग नहीं होता। अब एच का प्रयोग नहीं होता इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे कि पूरे महाप्राण वर्णों में एक वर्ण ऐसा है जिसमें एच का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर वो कहां पर आता है, महाप्राण में। ठीक है, अब दूसरी बात समझ लो, जो बचे वो क्या बचे आपके, जो भी बचे वो क्या बचे आपके, अल्पप्राण। अब अल्पप्राण वालों को कैसे ध्यान रखा जाए, अल्पप्राण में भी एक वर्ण अपवाद में है भाई, जिसमें एच का प्रयोग नहीं होगा वो सभी क्या होंगे आपके, वो आपके क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। लेकिन एक वर्ण ऐसा है चा, जिसमें एच का प्रयोग होता है परंतु वो महाप्राण नहीं होता। तो देखो एक इसने दे दिया और एक इसने दे दिया, एक उसका इधर आ गया एक उसका उधर आ गया, अगर दोनों ही समान हो जाती तो बात बनी भी आती। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि देखो चा में एच का प्रयोग होता है लेकिन महाप्राण नहीं होता, सा में एच का प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी महाप्राण होता है। तो बात ध्यान रख पाएंगे ना। अच्छा भाई और भी बातें समझते हैं। अच्छा अगर जैसे माना कभी एग्जाम में ये भी भूल गए हैं, ये भी भूल गए आप कि भाई ये भी याद नहीं रहा, ये भी याद नहीं रहा, फिर क्या करोगे भाई, दो बातें तो मैंने आपको बता दी, दो बात क्या क्या बताई, एक तो वही कि मैंने अभी आपको कौन सी वाली बात है, ये वाली, एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 135 उस अंतस्थ यहाँ पर आ गए, मैंने सभी स्वर यहाँ पर आ गए, इसको ना याद रखे आप इस वाली बात को ध्यान रखेंगे कि भाई 24 उसमें क्या है हमारी महाप्राण है, बाकी सभी क्या है अल्पप्राण। 24 उसमें क्या है महाप्राण, 24 उसमें क्या है महाप्राण, बाकी सभी क्या है अल्पप्राण, बाकी सभी क्या है अल्पप्राण। चाहे स्वर हो चाहे अंतस्थ हो चाहे यार अलावा कुछ भी हो, जो भी वर्ण हो, चाहे आपका पहला तीसरा पांचवा हो, कोई भी हो, वो सभी क्या आपका अल्पप्राण भाग, और जो 24 उसमें वो क्या आपके महाप्राण है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि सगो सगोस की बात कर रहे थे, सगो सगोस की बात को यहाँ पर लागू मत करना क्योंकि 24 लाओगे तो यहाँ गाड़ी खतरे में। हम बात कर रहे थे भाई अल्पप्राण महाप्राण की, लेकिन मैंने दो आपको तरीके बता दिए, एक तो एच वाला तरीका बता दिया और एक कौन सा तरीका बता दिया मैंने आपको, एक तरीका बताया मैंने आपको कौन सा, ये जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा चौथा मतलब 24 उसमें वाला। लेकिन माना आप इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए तो क्या करोगे, मेहनत करोगे तो नहीं भूलोगे। लेकिन फिर मैं बता देता हूं, लेकिन उसका एक दुरुपयोग भी हो जाता है, दुरुपयोग मतलब उसका कहीं कहीं वो अपवाद हो जाता है, बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या, हाथ को करो उल्टा, उल्टा हाथ को करो, जहां भी आप बैठे हो हाथ को आराम से उल्टा करो, घर वाले देख रहे हो तो चुपचाप धीरे से हाथ उठा लो और हाथ को उल्टा करके बोलो क, आराम से बोलना, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है, आराम से बोल के देखो क। जब आप का को बोलेंगे और फिर वो उसके बाद बोलो ख, हवा किसमें ज्यादा निकली तो आप सब खा में, एक बार फिर से बोल के देखो क, अब बोलो ख,
हवा किस में आ निकली, खा में। अब बोलो ग, क्या बोलेंगे ग, अब बोलो घ, हवा किस में आ निकली, घा में। इसका मतलब मैं और इंडिया से क्या चल रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में और पांचवी लाइन में इनमें हवा कम निकलती है, और दूसरी लाइन में चौथी लाइन में हवा ज्यादा से ज्यादा निकलती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है भाई, अपवाद ये है, माना आपका एग्जाम ठंडों में हो रहा है, समझ रहे हैं ना, समझ गए होंगे आप लोग, आपका एग्जाम किस में हो रहा है, ठंडों में हो रहा है, और उस समय इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि हर वक्त अगर कोई बात भी बोलते हैं तब भी मुंह से धुआं निकलता है। आपका खा करके बोलोगे, हर वो उसमें वर्ण पे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो आप वहां पर इस बात को लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि काम में भी धुआं निकलेगा, खा में धुआं निकलेगा, तो इस बात को उस समय लागू मत करना। तो उससे बेहतर है, बेहतर क्या होगा, बेहतर यही होगा कि आप इस चीज को याद रखें, कौन सी, प्राण वाली चीज को जब याद रखेंगे तो आपका महाप्राण याद आएगा। महाप्राण में कौन सा, 24 सूक्ष्म, क्या ध्यान रखना है, 24 सूक्ष्म। और इससे पहले मैंने अल्पप्राण महाप्राण से पहले क्या पढ़ाया, अघोष सघोष। अघोष सघोष में क्या याद रखना है, अघोष सघोष में आपको कम वाले याद रखो। भाई कौन कह रहा है ज्यादा वाले याद रखो, कौन सा, पहला दूसरा तीनों सा, पहला दूसरा तीनों सा, पहला दूसरा तीनों सा अघोष है, बाकी सब सघोष है, पहला दूसरा तीनों सा अघोष है, बाकी सब सघोष है, और 24 सूक्ष्म में क्या है आपका, महाप्राण है, बाकी सब अल्पप्राण, ठीक है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, चले भाई आगे। चलो यहां से हम आगे की चर्चा करते हैं, यहां से आगे चर्चा हम करें तो एक व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 2 पे आपको पढ़ने को मिलता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की जब हम बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन में हम क्या देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन, पहले तो ये बताओ होते कितने हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4। ये होंगे कौन कौन से भाई, ये जो होंगे 4 कौन कौन से होंगे, एक तो या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, एक हो जाएगा ला, और एक क्या हो जाएगा आपका वाह। ये 4 वर्ण कैसे आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, कैसे में आते हैं भाई, अंतस्थ व्यंजन में। देखो ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, किसी भी वर्ण का पोस्टमार्टम करने के लिए आपके पास 3 औजार होने चाहिए। अरे वर्ण का पोस्टमार्टम मतलब है उसके बारे में गहनता से जानकारी रखने के लिए आपके पास 3 औजार, 3 चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो 3 चीज क्या है, उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज, उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज है आपकी उच्चारण स्थान। उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज क्या है आपकी, उच्चारण स्थान। नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 2 पे हम बात करेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका सघोष अघोष। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ण सघोष है या ये वर्ण आपका अघोष है, ठीक है, ये वर्ण सघोष है या ये वर्ण आपका अघोष है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीसरा पॉइंट क्या है कि ये वर्ण जो है अल्प प्राण में आता है या फिर ये वर्ण महाप्राण में आता है। इस बात की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीजें क्या है आपकी औजार है, ये औजार का काम करते हैं किसी भी वर्ण के बारे में जानकारी रखने के लिए। तो अगर इन 3 चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन तो ये समझो फंस गया, फिर तो क्वेश्चन आपका फंस गया कि ठीक है ना भाई। देखो यार अलावा क्या होगा, अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, थोड़ा सा इनको इधर करता हूं, ये या, रा, ला और वा। देखो मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अगर आपसे कभी संस्कृत में पूछा जाता है क्रम, तो यार अलावा क्रम नहीं रहता वहां पर। संस्कृत में पाणिनि की जो अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी है या लघु सिद्धांत कौमुदी ले लिया, लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, या व र ला, क्योंकि पाणिनि जी ने य व र ला सूत्र का प्रयोग, मतलब ये वहां पर जो 14 सूत्र हैं उन सूत्रों में एक सूत्र है कौन सा, इससे पहले है हयवरट, हयवरट लण, ये 2 सूत्र हैं जिससे हमें पता चलता है कि हा या व रट, या के बाद क्या आता है वात, वा के बाद क्या आता है रात। कहां पर आता है, संस्कृत में। हिंदी में बात नहीं है, संस्कृत की बात है, इसलिए हिंदी वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको हिंदी में ऐसी कोई बात ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे 3 बातें कही हैं, 3 बातें आपको यदि पता है तो आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। क्या है साहब, या जो है, या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मेरे भाई, तालु, क्या हो जाएगा, तालु। रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा,
क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ला का क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और वा का क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, ये हो जाएगा साहब दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, चले साहब आगे। तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है और हम आगे की चर्चा कर रहे हैं कि भाई यारा लावा का उच्चारण स्थान पता चल गया। अब ये बताओ, ये वर्ण सघोष में आते हैं, अघोष में आते हैं, कुछ वर्ण सघोष में, कुछ वर्ण अघोष में। तो मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों ही वर्ण, ये चारों के चारों ही वर्ण किस में आते हैं आपके, ये चारों के चारों वर्ण किस में आते हैं आपके, सघोष में आते हैं। किस में आते हैं भाई, ये चारों के चारों वर्ण क्या हो जाएंगे आपके, सघोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरा पड़ाव पार हो गया। अब तीसरे की बात की जाए कि ये वर्ण अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों वर्ण, ये चारों के चारों वर्ण क्या होते हैं आपके, ये चारों के चारों वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं भाई, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाएगा, अल्प प्राण वर्ण। आगे चर्चा करें तो तीनों ही पड़ावों को हमने पार कर लिया, तीनों ही बातों को जान लिया। लेकिन इनसे बनने वाली कुछ और क्वेश्चन क्या है, समझो। इनसे बनने वाली कुछ और क्वेश्चन है, उनकी भी चर्चा कर ली जाए। यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक प्रश्न बनता है अर्ध स्वर को लेकर के, जब हम यूजीसी नेट जीआरएफ में भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी चर्चा होती है कि या और वाह, या और वाह क्या होता है ऐसा आपका अर्ध स्वर, क्या होता है ये आपका अर्ध स्वर। लेकिन मैं आपको बता दूं, संस्कृत वाले विद्यार्थी हिंदी में ही चार दो मारना, संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या 4 होती है, हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या 2 है। हिंदी वाले ध्यान में रखेंगे, हिंदी वाले इतना ध्यान रखेंगे, हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या 2 है, लेकिन संस्कृत वाली बात अगर की जाए तो संस्कृत में 4 है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, जब आप संस्कृत की चीजें देखेंगे तो आप वहां थोड़ा विलख ना जाए, अलग ना हो जाए। तो आप सोचेंगे यहाँ पर अर्ध स्वर, यहाँ 2 कैसे, वहां 4 कैसे। मैं आपको संस्कृत में बताऊंगा, यहाँ हिंदी में समझने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, या और वा क्या हो जाएंगे, आपको अर्ध स्वर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए रा और ला, रा और ला क्या हो जाएंगे आपके, तो आप इनको क्या कहेंगे, क्या लिखा है भाई ये बताओ, मेरे धुरंधरो महावीरो बताओ ये क्या लिखा है। आप तो हिंदी के प्रकांड विद्वान हो भाई। अब एक बात बताओ कि आपको तो ऐसा लगता है मैं सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, बेटा ये अहंकार है ना हमारा, ये अहंकार ना कम कर लो। क्योंकि अगर अहंकार हमारे अंदर जब तक रहेगा हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करने के लिए आपका जो अहम है ना, अहम उसको कम करना चाहिए, निकाल देना, निकाल के फेंक देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं, अब हरि है तब मैं, अब मैं नहीं। और सब क्या हुआ, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो देखो ये वही बात है, आपको क्या है, जो अपने अंदर अंदर जो अहंकार है ना उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ये क्या लिख रहा है, आपको लोग कह रहे होंगे ये लिख रहा है वर्तस्य, क्या लिख रहा है वर्तस्य, तो मुझे बताओ लाल ये क्या लिख रहा है। अगर ये वर्तस्य है तो फिर ये क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ भाई। देखो आपको वर्ष क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, वर्तस्य। अरे कोई बोलो भाई क्या लिख रहा है ये। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ फाइनली, आप इतना परेशान ना हो। परेशान होने की बात नहीं है, बात ये होता है, बात ये है कि रा का ना एक नियम है। रा भी क्या करता है, रा ये कहता है कि जल तुम्बिका न्याय है ना, रेफस से ऊपर एक अच्छती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रा के बाद, रा के बाद यदि कोई स्वर है, रा के बाद यदि कोई स्वर है तो वो स्वर कहाँ मिल जाता है, रा में मिल जाता है। जैसे माना मैंने रख दिया आ, तो रा में रा पूरा हो जाएगा। मैंने रख दिया ई, यहाँ पर आना हो ई हो तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रा के बाद यदि कोई व्यंजन है, रा के बाद क्या है, यदि इस रा के बाद कोई व्यंजन है, क्या है, कोई व्यंजन है इस रा के बाद, तो जो रा है ना, रा आधा है, इस रा को क्या कर दिया, इस रा को अगले वाले व्यंजन के ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन ये भी भाई पीछे नहीं हटता, ये कहता है मैं उसी व्यंजन के ऊपर बैठूंगा जिसमें स्वर होगा। क्या होगा, जिसमें स्वर होगा। तो अगला वाला चवर्ण जैसे मैंने कहा ना है और उससे पहले रा है, तो क्या होगा, ये जो रा है ना, जब ना में मिलाया जाएगा तो ना कैसा बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना, रा जो है ना के ऊपर पहुंच जाएगा, रा कहाँ पहुंच जाएगा, ना के ऊपर पहुंच जाएगा अगर रा के बाद ना है।
जैसे मैंने कह दिया रा के बाद क्या मिल गया, माँ, तो क्या हो जाएगा, माँ के ऊपर क्या पहुंच जाएगा, रा। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, इसको भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा कर्म, क्या लिख रहा है, कर्म। अब देखो रा के बाद स्वर नहीं होगा, अगर रा के बाद स्वर होता तो रा नीचे होता। रा के बाद क्या है, व्यंजन है, का में क्या है, आ में क्या है, रा, आ के बाद क्या है, रा के बाद क्या है, माँ, और माँ के बाद क्या है, आ। इसका मतलब रा के बाद क्या है, व्यंजन, तो माँ कहाँ, रा कहाँ पहुंच गया, माँ के ऊपर। तो यही बात है कि देखो वर्ण कहाँ है, रा यहाँ। समझने वाली बात है, समझना और आराम से बोलना। ये रा यहाँ पर है, रा ने देखा भाई अगला वर्ण क्या है, ता में स्वर ही नहीं है, इसने कहा मैं क्यों बैठो इसके ऊपर ही ऊपर। इसने अगले वाले वर्ण का सहारा लिया, उसमें पता है उसमें भी स्वर नहीं है, फिर इसलिए अगले वाले वर्ण पहुंच गया, ये कहाँ पहुंचा, आके या पे, या में स्वर मिल गया, और या के ऊपर ये जाके, मतलब या के ऊपर जाकर ये बैठ गया। अब या के ऊपर जाके ये बैठा, तो एक बात बताओ, या के ऊपर जाके बैठेगा, ठीक है, मान लिया हमने या के ऊपर जाके बैठेगा। अब ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा वर्त। आराम से बोलो, वर्त, वा आधा रा बोलना है, वर्त, ऐसे आराम से बोलो, वर्त, क्या बोलना है, वर्त, और फिर आराम से बोल दो पीछे से सिय, क्या बोल दो, सिय, वर्त सिय, वर्त सिय। कब ऐसे आप उच्चारण कर पाएंगे तो हो सकता है आपका उच्चारण भी सही एकदम हो रहा हो, ठीक है ना। चलो भाई आगे, इसके आगे चर्चा में हटाएं इसको भाई, और कोई बातें यहाँ से एग्जाम वाली बातें। देखो ये वाली बात आपको जाननी चाहिए कि कौन कौन से वर्ण आपके क्या होते हैं, वर्त से होते हैं, कौन कौन से वर्ण आपके अर्धस्वर होते हैं। अच्छा एक दो बात और है, उनको भी समझ लो भाई। वो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई ये बताओ, रा को कुछ और भी कहा जाता है, हाँ सा बिल्कुल कहा जाता है, रा को क्या कहा जाता है, रा को कहा जाता है लुंठित स्वर। क्या कहा जाता है, लुंठित, लुंठित स्वर कह दो या फिर क्या कह दो, प्रकंपित, लुंठित कह दो या प्रकंपित वर्ण के, लुंठित वर्ण या फिर प्रकंपित वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ला को क्या कहा जाता है, ला को भी कुछ कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है साहब, ला को कहा जाता है पार्श्विक। क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। तो मेरी बात को ध्यान सुनेंगे कि हमने क्या पढ़ा, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा होते हैं। इसमें भी या का उच्चारण स्थान आपका तालु है, रा का मूर्धा है, ला का दंत है, वा का दंतोष्ठ है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका चारों का सगु सगोस क्या होगा, तो सगोस होंगे चारों, चारों के चारों अल्प्राण हैं। और इसमें पूछा जाए या और वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। रा और ला को क्या कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है। रा का अन्य नाम क्या है, लुंठित या प्रकंपित, इसका अन्य नाम है। ला को क्या कहा जाता है, ला को पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, यहां तक अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई समस्या है इसके साथ साथ, तो हम इसका आगे चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई प्रश्न हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा कोई क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा जो छूटा हो नहीं। ठीक है भाई, ये भी हमने पढ़ा आज हमने हमने क्या आगे पढ़ा, स्पर्श व्यंजन पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा। समझने वाली बात है कि इसके आगे चर्चा हम अगली क्लास में कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, धन्यवाद।